हेलो एवरीवन। देखें, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फॉर्मेट होता है शेड्यूल 3 के हिसाब से, और उसके नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, और फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना होगा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे बैलेंस शीट बनाई जाएगी, उसके नोट्स टू अकाउंट क्या होंगे, जो कि हमने गो थ्रू ही किए हैं, बहुत डिटेल में नहीं गए हम। उतना ही है एक्चुअली, बस थोड़ा स्पीड में बोला होगा। तो हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वो चीज़ें हमें रिपीट होंगी, बार बार हर एक क्वेश्चन में मिलेंगी, तो हमें कॉन्सेप्ट डेवलप होते जाएंगे, दिमाग में बैठते जाएंगे। तो देखें, ये है पार्ट 2, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, XYZ लिमिटेड, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर। यहाँ लिखा जाता है फॉर द ईयर, क्योंकि ये पूरे साल के लिए बनता है। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का स्थिति नहीं बता रहा है, ये पूरे साल की स्थिति बता रहा है कि पूरे साल में कितनी गुड्स बिकी, पूरे साल में हमने कितना माल खरीदा, पूरे साल में हमने कितना किराया चुकाया, पूरे साल में हमने कितनी तनख्वाहें चुकाई, ठीक है। इसलिए फॉर द ईयर लिखा जाता है एंडिंग 31 मार्च 2020। करेंट ईयर के फिगर भी आएंगे, करेस्पॉन्डिंग फिगर भी आएंगे, जैसा आप जानते हो। अब P&L में दो बड़े लेवल पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एक तो इनकम, दूसरा एक्सपेंस। इनकम में सबसे पहला आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो आपका मुख्य काम है। जैसे कि आप गुड्स बेचने का काम करते हैं तो गुड्स से बेच के, या आप सर्विसेज देने का काम है, साइबर कैफ़े है आपका, कोचिंग क्लासेस है आपकी, आप कॉलेज स्कूल चलाते हैं, आप डॉक्टर हैं, क्लिनिक है आपका, तो ये आप सर्विसेज बेचने का काम करते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, गुड्स बेच के या सर्विसेज दे के आपको कितना पैसा है। दूसरा अदर इनकम। देखें, अदर इनकम में क्या आ जाएगा, बस ये दो ही इनकम होती हैं और ये आ जाता है यहाँ टोटल रेवेन्यू। अदर इनकम में क्या आ सकता है, इंटरेस्ट की इनकम आ सकती है, डिविडेंड की इनकम आ सकती है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट भी आ सकता है। देखिए, अगर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट होगा तो भी यहीं आएगा, नेगेटिव फिगर्स में आएगा। तो ये कुछ इनकम हो सकती है ना, इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम। अगर आप फाइनेंशियल एंटिटी हैं तो इंटरेस्ट और डिविडेंड आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बन जाएंगे। लेकिन हम यहाँ कोई बैंकिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, नॉर्मल पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, अदर इनकम होगा। ओके, स्क्रैप सेल भी हो सकता है। फिर आता है एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंस की कुछ हेडिंग्स हैं। एक्सपेंस में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो कि रॉ मटेरियल के बारे में बात करता है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया आपने, आप वो बताएं। यानी ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा यहाँ पे, है ना। यानी कि ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, है ना। तो इतना आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लिया, जो कंज्यूम कर लिया एक्सपेंस है। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आप समझ रहे हैं ना। आप दो ही चीज़ें खरीदोगे, या तो रॉ मटेरियल खरीदोगे या फिर बना बनाया माल खरीदोगे। तो जो आप बना बनाया माल खरीदोगे वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आ जाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल जो खरीदोगे उसकी परचेज भी यहीं आएगी, ओपनिंग और क्लोजिंग सब एडजस्ट होके आएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में एडजस्ट हो जाएगा, ओपनिंग भी, परचेज भी और माइनस क्लोजिंग भी। यहाँ केवल परचेज आई है, तो क्या स्टॉक एंड ट्रेड की परचेज एक्सपेंस होती है या जितना हमने सेल कर दिया वो एक्सपेंस होता है। तो हमने मान लो 1 लाख गुड्स खरीदी हैं, है ना, स्टॉक एंड ट्रेड। सपोज करें हमने परचेज की हैं 1 लाख। अब हमारे पास ओपनिंग में थी 40,000, हमारे पास क्लोजिंग में है 30,000। तो बताएं हमने कितनी स्टॉक एंड ट्रेड सेल कर दी। सर ओपनिंग थी 40, 1 लाख हम खरीद के लाए तो हो गई 1,40,000, बची है 30। तो सर हमने 1,10,000 क्या कर ली, सेल कर दी। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ इतनी कॉस्ट का मटेरियल आपने यूज़ कर लिया बेचने के लिए। तो परचेज भी यूज़ कर लिया और 10,000 आपने ओपनिंग से भी यूज़ कर लिया, इसलिए 1,10,000 यूज़ कर लिया। तो हम जब परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड दिखाते हैं तो हम परचेज भी दिखाते हैं और चेंज इन इन्वेंट्री भी दिखाते हैं। और चेंज इन इन्वेंट्री हम दिखाते हैं ऑफ फिनिश गुड्स भी, वर्क इन प्रोग्रेस भी, स्टॉक एंड ट्रेड भी। और एक कैसे दिखाएंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। देखो यहाँ इस एग्जाम्पल में यहाँ समझा देता हूँ आपको।
मैंने एग्जांपल लिया कि हमारा ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड था 40,000, परचेज़ किया हमने 1,00,000, क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड है हमारा 30। अब अगर हम ट्रेडिंग बनाते है ना, तो देखो ट्रेडिंग में कैसा आता है, ओपनिंग आता है, परचेज आता है, क्लोजिंग आता है ना। ओपनिंग आता है 40, परचेज 1,00,000, क्लोजिंग 30,000। सही है। तो एक तरीके से ये नहीं हो रहा है कि हमने ओपनिंग और परचेज को एक साइड लिख दिया और क्लोजिंग को माइनस कर दिया। अगर आप इसको दूसरे एंगल से लिखें तो हो जाएगा ओपनिंग 40, परचेज 1,00,000, और जो क्लोजिंग इस साइड लिखा है आपने 30,000, इसको यहाँ ना लिख के अगर आप इसी साइड लिख दें तो माइनस में आ जाएगा क्लोजिंग 30,000। ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका नेट इफेक्ट क्या पड़ता है कि 1,10,000 का माल यूज़ हुआ है। अब हो सकता है 1,10,000 का माल हमने सेल किया हो, जो हमारी सेल है 1,70,000 की हो, तो हमें कितने का ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता था, 60 का। देख लें आप अच्छे से। 40 का ओपनिंग था, 1,00,000 की परचेज थी, 30,000 की क्लोजिंग थी। तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 1,10,000, यानी 1,10,000 का माल हमने 1,70 में बेचा, 60 का जीपी हो गया। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ 1,10,000 आ जाए और सेल्स यहाँ लिख दें हम 1,70, तो भी यहाँ जीपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। एनी डाउट? ठीक है सर। तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सेल्स 1,70 और एक्सपेंस में जो है माइनस करने हैं, वहाँ हम लिख दें परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 1,00,000 और चेंज इन इन्वेंट्री, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ओपनिंग 40 था, क्लोजिंग 30 बचा, तो 1,00,000 तो हमने जो खरीदा था वो भी उपयोग कर लिया और 10,000 ओपनिंग भी कर लिया। ठीक है। अब भी जीपी आ जाएगा, है ना। ये इनकम है 1,70 और ये एक्सपेंस है 1,10, जीपी आ जाएगा 60। तो अल्टीमेटली हम जितना स्टॉक यूज़ करते हैं ना, हमें वो लेना होता है, चेंज इन जो भी स्टॉक यूज़ करते हैं। तो जो परचेज़ किया प्लस जो इन्वेंट्री में से निकाल लिया, वो दोनों हमें कंसीडर करने होते हैं। तो हमने परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ले लिया और चेंज इन इन्वेंट्री ले लिया, और चेंज इन इन्वेंट्री में हमेशा फॉर्मूला यही आएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। जिससे समझ आएगा कि 40 ओपनिंग था, क्लोजिंग 30 बचा, इसका मतलब 10 का हमने यूज़ कर लिया। ठीक है। अगर नेगेटिव में भी आए ना ये, जैसे ऐसा हो सकता था कि हमारे पास ओपनिंग में 20 था, अब हमारे पास 35 बचा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1,00,000 का हम लाए थे उसमें से 15,000 स्टॉक में बढ़ गया है। तो 1,00,000 यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए था, 15 कम माइनस होना चाहिए था, तो हम 15 यहाँ नेगेटिव ले लेंगे, तो वो एक्सपेंस को कम कर देगा। तो आप जब भी इन्वेंट्री की कैलकुलेशन करें तो आप ध्यान रखें कि एक तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तो हमने पूरा ही ले लिया, ठीक है, तो वहाँ ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग हो चुका है। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड अपन ने चूँकि परचेज ले ली है, इसलिए उसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेना बाकी है, जो हम यहाँ लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव, फॉर्मूला होगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो किस किस चीज़ का डिफरेंस हम अदरवाइज नहीं ले पाते हैं, जिसको हम कंसिडर करेंगे। तो आपने अभी तक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में रॉ मटेरियल का ही लिया है। अब आप परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ले लें, और जो इन्वेंट्री में चेंज हुआ है, चाहे वो फिनिश गुड्स में हुआ हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस में हुआ हो, चाहे वो स्टॉक एंड ट्रेड में हुआ हो, वो सारे चेंजेस लेने होंगे, क्योंकि फिनिश गुड्स खरीदोगे तो नहीं आप, बस उसकी क्वांटिटी में चेंज होगा, वर्क इन प्रोग्रेस की क्वांटिटी में चेंज होगा, और स्टॉक एंड ट्रेड आप खरीदोगे भी और उसकी क्वांटिटी में भी चेंज होगा। रॉ मटेरियल आप खरीदोगे भी और उसकी क्वांटिटी में चेंज होगा, जो कि ऊपर पहले पूरा ही कंसिडर हो गया। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही जाएगा। तो सबसे पहला हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सी,
दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड P, और तीसरा चेंज इन इन्वेंट्री C, CPC, ठीक है, CPC, ये ध्यान रख लेना। चौथा है E, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जैसे कि सैलरी, जैसे कि वेजेस, ठीक है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया, लीव एनकैशमेंट का पैसा दिया, वो सारा आ जाएगा। इसके बाद F, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ जाएगा, लोन आ जाएगा, ये फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगी। फिर डेप्रिसिएशन जो टेंजिबल पे लगता है, यहाँ मैं डी लिख दे रहा हूँ, और अमोर्टाइजेशन जो गुडविल वगैरह इंटेंजिबल पे लगता है वो, और फिर आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंस में शुरुआत में CPC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, P फॉर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, C फॉर चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किस किस की, तो वर्क इन प्रोग्रेस की भी, फिनिश गुड्स की भी, और स्टॉक एंड ट्रेड की भी। फिर से बोले C, देखो याद नहीं करना, रटाना पर्पज़ नहीं है, लेकिन भूल जाता है, सीक्वेंस भूल जाता है आपको, इसलिए बस बोल रहा हूँ मैं। तो पूरा P&L पे बात करते हैं। सबसे पहले आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा अदर इनकम, इनकम का टोटल हो जाएगा। फिर एक्सपेंस में आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल के संबंध में, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, कंफ्यूज मत होना, स्टॉक एंड ट्रेड ही परचेज किया जा सकता है और रॉ मटेरियल किया जा सकता है, तो रॉ मटेरियल आप पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। फिनिश गुड्स परचेज नहीं किया जा सकता, फिनिश गुड्स बोलते हैं उसको जो हमने बनाया हो, अगर हम बने बनाए खरीदें तो वो स्टॉक एंड ट्रेड ही तो कहलाता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ फिनिश स्टॉक एंड ट्रेड, तीसरा चेंज इन इन्वेंट्री। इसके बाद आ जाता है एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, EF, है ना, सीक्वेंस में ना EF। तो E में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसमें कि उनको जो सैलरी दी है, जो उनको वेजेस दिया है, जो उनके वेलफेयर पे एक्सपेंस किए हैं, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया है, ग्रेचुटी में जमा कराया है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। E के बाद F फॉर फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ जाएगा। इसके बाद आएगा D और फिर O, D फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, O फॉर अदर एक्सपेंस, ठीक है। तो ये हो गया CPC, EFDO। ठीक है, मैं ज़्यादा रटा नहीं रहा, मुझे नहीं आता रटाना, तो अपने हिसाब से देख लो, इस शॉर्ट बता रही हूँ मैंने, CPC EFDO, ठीक है। तो हो गया टोटल एक्सपेंसेस। अब आप इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। इसमें से एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का करना है, ये सब आपके लिए नहीं है, तो आप तो समझ लीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, एक तरीके से बात करें हम, जो आपको करना है। तो एक्सपेंस हटाने के बाद आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपके लिए आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इतना आपके काम का। अब देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सेल ऑफ प्रोडक्ट से भी आ सकता है, सेल ऑफ सर्विसेज से भी आ सकता है, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट में होता है इंटरेस्ट के एक्सपेंस, अदर बोरिंग कॉस्ट हो सकती हैं। अदर इनकम में क्या क्या आ सकता है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, डिविडेंड इनकम हो सकती है, नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, ठीक है। अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हो सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी होती है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन इस लेवल का है कि एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल्स का 1% या फिर 1 लाख, मान लो सेल्स का 1% आ रहा है 1,20,000 या फिर 1 लाख, विच एवर इज हायर, कितना 1,20,000। तो कोई भी आइटम जो 1,20,000 से ज़्यादा है आप उसको सेपरेट दिखाएंगे, है ना, सेपरेट लाइन आइटम में वो दिखाई देगा फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है, आप ऑडिटर को जो पे कर रहे हैं, जो कि अदर एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि ऑडिटर एक्सपेंस नाम से तो कुछ है ही नहीं, अदर एक्सपेंस में आएगा। तो जब आप अदर एक्सपेंस का नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आपने जो ऑडिटर को पेमेंट किया है आपको उसको इन कैटेगरी में ध्यान से बताना पड़ेगा कि ऑडिटर को एज ऑडिटर कितना पैसा दिया है। टैक्सेशन का काम भी उसी ने देख लिया कि ठीक है ये तुम्हारा गलत है, मैं करवा देता हूँ, तो टैक्सेशन मैटर का कितना पैसा दिया है, कंपनी लॉ मैटर के संबंध में कितना पैसा दिया है, मैनेजमेंट सर्विसेज के संबंध में कितना दिया है, अदर सर्विसेज के लिए कितना दिया है, और उसके एक्सपेंस वो जो आप समझ रहे हैं ना, ऑटो से जाके आप क्लेम करते हैं, खाने पीने का आर्टिकल का क्लेम होता है, तो रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस आपने कितना किया। तो ऑडिटर को आपने ऑडिटर के रूप में टैक्सेशन मैटर का, कंपनी लॉ मैटर पे, मैनेजमेंट सर्विसेज पे, अदर सर्विसेज पे और रियम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस कितना किया है, ठीक है। तो ये आपको
P&L में तो अदर एक्सपेंस में आ जाएगा, ऑडिटर का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा सारा। फिर जब आप उसके नोट्स टू अकाउंट बना रहे होंगे तब आपको डिटेल देनी होगी कि आपने ऑडिटर को ऑडिटर के रूप में, टैक्सेशन मैटर पे के संबंध में, कंपनी लॉ के मैटर के संबंध में, ठीक है, मैनेजमेंट सर्विसेज के संबंध में, अदर सर्विसेज के संबंध में और एक्सपेंस के रिएम्बर्समेंट के रूप में कितना पैसा दिया। तो ये मोटे मोटे तौर पे आपका P&L खत्म हो गया। ठीक है, अब हमें करने हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो हम देख लेते हैं। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपके। एक मिनट पानी पी लूँ। देखें, ये आपका चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। आज शुरू से नहीं करा रहा, शुरुआत में कुछ रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर रेम्यूनरेशन के क्वेश्चन है, तो मैं अभी आपको वो करा रहा हूँ जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, फिर मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बता के उसके क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, कुछ छांटे थे जो आपको कराऊंगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, काफ़ी सरल हैं, तो ये ढूंढना कि कौन सा क्वेश्चन कठिन होगा जो मैं तुम्हें करा दूं, ऐसा है ही नहीं कोई। ठीक है, मैं अभी ये कराता हूँ जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 निकला हुआ है। ठीक है, देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय पायनियर लिमिटेड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज एट 31 March 11 एज रिक्वायर्ड बाय शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, गिव नोट्स एट द फुट ऑफ द बैलेंस शीट एज मे बी फाउंड नेसेसरी। तो प्रिपेयर करना है अपन को बैलेंस शीट, ठीक है, और नोट्स देना है, दो काम हमें करने हैं। देखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका क्रेडिट बैलेंस है 10 लाख का, 100 रुपये का एक है। तो देखें हम इसको कहाँ दिखाएंगे, एक बार साथ में बोलते जाएं। ये इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर में शेयर कैपिटल में इसका अमाउंट दिखेगा, और फिर नोट्स टू अकाउंट में हमें दिखाना होगा नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, फेस वैल्यू कितनी है, अमाउंट कितना है, और ब्रैकेट में दिखाना होगा इसमें से कोई भी शेयर जो अदर देन फॉर कैश इशू हुआ होगा। कॉल एंड अरियर्स को हम वहीं पे माइनस कर देंगे ना, हम लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल, फिर हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसमें कॉल एंड अरियर माइनस कर देंगे। लैंड टेंजिबल एसेट में आएगा, बिल्डिंग टेंजिबल एसेट में आ जाएगी, तो पहले ग्रॉस पे आएगी, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करेंगे और फिर नेट आती जाएगी। प्लांट मशीनरी ग्रॉस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट आ जाएगा। फर्नीचर का भी सेम होगा। जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, याद है आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अगर ये लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कैटेगराइज करना है हमें। तो उसमें सिक्योर्ड में लोन फ्रॉम बैंक एंड लोन फ्रॉम अदर पर्सनस और लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, है ना, दिखाना पड़ता है। तो लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हम दिखा देंगे उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, सिक्योर्ड में लोन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री इतनी है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री इतनी है, ठीक है। बैलेंस शीट में ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ दिखाई देगा, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स सर जो साल के अंदर में चुकाना पड़ता है तो करंट लायबिलिटी होगा। करंट लायबिलिटी में 4 था, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न नहीं, सबसे पहले था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, नहीं बोरोइंग नहीं है सर, ये ट्रेड पेबल भी नहीं है। अदर करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, सर ये शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आएगा, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, सर ट्रेड रिसीवेबल तो ट्रेड रिसीवेबल का खुद का ही हेडिंग होता है करंट एसेट में, बस कैटेगराइज करना पड़ता है कि मोर देन 6 मंथ के कितने ट्रेड रिसीवेबल हैं और अदर कितने हैं, जबकि ट्रेड पेबल में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं करना होता है। एडवांसेस, एडवांसेस सर लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। तो एडवांसेस हमेशा एसेट्स को ही बोला जाता है ना, लोन्स एंड एडवांसेस, तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो सकते हैं, है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो सकते हैं। देखते हैं डिविडेंड पेबल सर अदर करंट लायबिलिटी में आएगा क्योंकि पेबल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस कहलाता है ये, है ना, तो करंट ईयर का भी आएगा, पुराना जो है वो भी आएगा। इसी में से वही माइनस करके दिखाएंगे एप्रोप्रिएशन जो होंगे, डिविडेंड में ट्रांसफ़र होगा, जो नजर में ट्रांसफ़र होगा। कैश बैलेंस ये आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। लोन अनसिक्योर्ड तो सर हम जहाँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिखाएंगे वहाँ सिक्योर्ड अलग दिखेगा, अनसिक्योर्ड अलग दिखेगा। ट्रेड पेबल फॉर गुड्स एंड एक्सपेंस, ठीक है, नॉर्मली ट्रेड पेबल में दिखता है, इसमें कोई अदर क्लासिफिकेशन नहीं करना पड़ता। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। 2000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यही तो सर हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। शेयर कैपिटल का जो नोट्स टू अकाउंट होगा उसके ब्रैकेट में दिखाएंगे कि इसमें से कितने शेयर अदर देन फॉर कैश कंसिडरेशन इशू किए गए, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 52,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, ठीक है। तो हम सर पूरे ट्रेड रिसीवेबल में से जो हमारे हैं, कितना है ट्रेड रिसीवेबल सर, ये हैं ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, 2 लाख में से हम दिखा देंगे कि मोर देन 6 मंथ के कितने हैं और अदर कितने हैं, ठीक है। तो केवल क्लासिफिकेशन आएगा, नोट्स टू अकाउंट में कोई कैलकुलेशन है। कॉस्ट ऑफ एसेट, बिल्डिंग की कॉस्ट 4 लाख है, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस में कितना दिख रहा था, 3.5 लाख। क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम का अकाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये किस पे दिख रहा होगा, सब कुछ WDV पे दिख रहा होगा। तो हम दिखाएंगे कि 4 लाख की बिल्डिंग की कॉस्ट है और 3.5 लाख की WDV है, मतलब 50,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा और नेट वैल्यू 3.5 लाख दिखाई देगी। ऐसे ही सर प्लांट मशीनरी की कॉस्ट है 7 लाख, WDV है 5,25,000, बाकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माना जाएगा। फर्नीचर का भी सेम। द बैलेंस ऑफ 1,50,000 लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7,500 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। तो जो इंटरेस्ट है क्या वो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा, नहीं, वो तो आएगा अदर करेंट लायबिलिटी में, है ना। इंटरेस्ट ड्यू हो गया हो, चुकाया ना हो तो भी आएगा, और इंटरेस्ट ड्यू नहीं हुआ है लेकिन एक्रू हो गया है, 2 महीने का हो गया, हम 6 महीने बाद चुकाएंगे तो भी यहीं आएगा। द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट मशीनरी, जब भी लोन सिक्योर होगा तो आप उस लोन के ब्रैकेट में लिख देंगे, ये लोन दिख रहा है, इसके ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। बैलेंस एट बैंक इंक्लूड 2,000 विद परफेक्ट बैंक लिमिटेड विच इज़ नॉट अ शेड्यूल बैंक। बैंक बैलेंस में आपको 2 बातें बतानी पड़ती हैं कि शेड्यूल बैंक के पास कितना है और अदर बैंक के पास आपका कितना बैलेंस है, ठीक है। तो शेड्यूल बैंक के पास कितना पैसा है, अदर बैंक के पास कितना पैसा है। द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी एट 1,50,000 विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के पास 1.5 लाख रुपए का मशीन इरेक्ट कराने का, ठीक है। ये तो एक नॉन फाइनेंशियल एग्रीमेंट है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, कोई डिस्क्लोजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखें ये इन्फॉर्मेशन हो गई, आप इन्फॉर्मेशन को एक बार और गो थ्रू कर लें तो बेहतर होगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8 ये आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, कॉल एंड अरियर्स है, मैं एक बार गो थ्रू कर दे रहा हूँ। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसमें उन्होंने बाद में बताया कि इसमें से कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट था, और फिर उन्होंने बताया कि जो लोन है वो प्लांट मशीनरी से हाइपोथिकेशन से सिक्योर्ड है। इन्वेंट्री है, फिनिश गुड्स की, रॉ मटेरियल की, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ट्रेड रिसीवेबल है, उसमें से कुछ 6 महीने से ज़्यादा का है, कुछ अदर है, एडवांसेस है, डिविडेंड पेबल, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। बैंक में उन्होंने बताया कि कुछ शेड्यूल बैंक के पास है, कुछ अदर बैंक के पास है, लोन अनसिक्योर्ड है और ट्रेड पेबल दिए गए हैं, ठीक है। अब देखें किस तरह की बैलेंस शीट बनी।
अमाउंट आप देख लेना, ये बना इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, इसमें आ गया शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाते हैं डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं, देखेंगे हम। करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल की अलग से हेडिंग आती है, अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स वगैरह आ जाता है। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में पीपी में सबसे पहले आता है टेंजिबल, फिर इंटेंजिबल, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और फोर्थ आता है इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। तो आ गया टेंजिबल एसेट, ठीक है। यहाँ फेस पे तो केवल इतना ही दिखाना है, वर्किंग नोट में सब कुछ होगा, नोट्स टू अकाउंट में। करेंट एसेट में फेस पे दिखाना है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल पूरे दिखा देने हैं, चाहे वो 6 महीने के अंदर वाले हों या 6 महीने से ज़्यादा के हों। कैश एंड बैंक बैलेंस पूरा एक साथ ही आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब है नोट्स टू अकाउंट, ये ध्यान से देखना है। देखिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, केवल प्रेजेंटेशन करना है। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल का अलग बताते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अलग। सबसे पहले बताते हैं हम इसमें ऑथराइज कैपिटल, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, बताई नहीं है। फिर बताते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप। तो 10,000 इक्विटी शेयर हैं, 100 रुपये का एक, तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर, ये हो गई फेस वैल्यू, ये हो गया अमाउंट। आउट ऑफ द अबव 2000 शेयर हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब भी आपने शेयर इशू किए होंगे अदर देन कैश के लिए 5 साल तक आपको इसका डिस्क्लोजर देना होगा। कॉल एंड अरियर्स हम इसमें से माइनस कर देंगे, इतना आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, और जो P&L का बैलेंस है तो इसको सरप्लस बोलते हैं, ये आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग में सिक्योर्ड अलग आएगा, अनसिक्योर्ड अलग आएगा। सिक्योर्ड में आएगा टर्म लोन में लोन फ्रॉम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, 1.5 लाख रुपए में से 7500 तो इंटरेस्ट के थे, वो उन्होंने हटा दिए, और जो इंटरेस्ट हटाया है वो कहाँ आ जाएगा, अदर करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा। और ये ब्रैकेट में लिखा सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये आगे अनसिक्योर्ड लोन जो थे। अब है अदर करेंट लायबिलिटी में आगे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, और डिविडेंड पेबल अदर करेंट लायबिलिटी में आएगा, मैं पहले बता चुका हूँ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हैं। देखिए टेंजिबल कैसे दिख रहा है, लैंड डाइट आ गया। बिल्डिंग कॉस्ट, देखो कॉस्ट दिख रही थी 4 लाख और WDV थी 3.5, तो उन्होंने ऐसा बनाया कि 4 लाख की कॉस्ट है, WDV 3.5 है, तो ये बीच में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 50,000 है ना। प्लांट मशीनरी कॉस्ट 7 लाख थी और 5,25,000 की WDV थी, तो उन्होंने निकाल दिया कि डेप्रिसिएशन इतना आ जाएगा। फिटिंग एंड फर्नीचर में आ जाएगा। इस तरीके केवल प्रेजेंटेशन है। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल आ गया, फिनिश गुड्स आ गया, अगर लूज टूल्स होते तो लूज टूल्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में आ गया डेट आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा की डेट, और अदर डेट। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक, बैंक में जो पैसा है वो बताना है आपको, शेड्यूल बैंक के पास कितना है और अदर बैंक के पास कितना है, कैश इन हैंड कितना है, ये आ गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। अब जो ये कर रहा हूँ ये आपकी बुक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो निकालने वाला हूँ मैं, तो आप ही देख लो कि सबसे अच्छा कैसा है। ये इसमें लिखा है ऑन 31 मार्च 11 बोस सेन लिमिटेड प्रोवाइड्स टू यू द फॉलोइंग लेजर बैलेंस आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद दे रहे हैं ऑन 31 मार्च 11। ठीक है, अब आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और आंसर देना है कि ये कहाँ कैसे प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, थोड़ा एक्टिवली। क्रेडिट बैलेंसेस उन्होंने बताए हैं। क्रेडिट बैलेंस में है इक्विटी शेयर कैपिटल फुली पेड शेयर ऑफ 10 इज 70 लाख का है। ये कहाँ आएगा सर? इक्विटी एंड लायबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल में आएगा, और नोट्स टू अकाउंट में हम बताएंगे ऑथराइज कैपिटल कितनी है इक्विटी की और इशूड एंड सब्सक्राइब कितनी है, उसमें से हम बताएंगे कितना फॉर नॉन फॉर कैश इशू हुआ है, और जो कॉल एंड अरियर्स होगा अगर कोई तो माइनस कर देंगे। ठीक है, जनरल जब कहाँ आ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सॉरी सिक्योर्ड लोन में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा। नॉर्मली
बैंक से लोन लिया है, लॉन्ग टर्म ही मानते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, उसमें सिक्योर्ड लोन में लोन फ्रॉम बैंक्स में आ जाएगा। सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे हम, ठीक है। और इसमें लिखा है रीपेबल विद इन 1 ईयर, 2 लाख रुपए 1 साल के अंदर चुकाना है, तो ये आ जाएगा अदर करेंट लायबिलिटी में, जो 1 साल के अंदर चुकाना है। और बचा हुआ कहाँ आ जाएगा, बचा हुआ आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। लोन्स अनसिक्योर्ड है, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अनसिक्योर्ड में आ जाएंगे। सन्डे क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड एक्सपेंस ट्रेड पेबल में आ जाएंगे सर। पेबल विद इन 6 मंथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिटर के केस में हमें क्लासिफिकेशन नहीं देना है। प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा सर। कॉल इन अरियर्स हम शेयर कैपिटल से हटा देंगे। लैंड टेंजिबल एसेट में आ जाएगी। बिल्डिंग, ठीक है सर, हम इसकी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके हुए WDV बाहर लिख देंगे। प्लांट मशीनरी फर्नीचर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल सर एसेट इज प्रेजेंट कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल में सर 2 बाइफर्केशन करेंगे, मोर देन 6 मंथ के कितने हैं और अदर कितने हैं। एडवांस शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म लोन से एडवांसेस में आ जाएंगे। कैश इन हैंड सर, कैश इन कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। बैलेंस विद बैंक में सर हम 2 क्लासिफिकेशन करेंगे, शेड्यूल बैंक के पास कितना है और अदर बैंक के पास कितना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सर एसेट नहीं होता है, इसको हम क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस कर देंगे। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क सर इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल में दिखाएंगे, ठीक है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव बैलेंसेस। 4,20,000 फुली पेड इक्विटी शेयर वर अलॉटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। तो क्या करेंगे आप ही बताएं, एक कंसिडरेशन फॉर कैश तो नहीं है, तो नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल में ब्रैकेट में दिखाएंगे कि आउट ऑफ द अबव 4,20,000 शेयर्स वर इशूड अदर देन फॉर कैश। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 28 लाख है और अंदर WDV दी गई है बिल्डिंग की 20,50,000, बाकी आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, है ना। सेम मशीनरी के लिए होगा, फर्नीचर के लिए होगा। ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 3,80,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, ये अलग से दिखा देंगे ट्रेड रिसीवेबल, और बाकी अदर ट्रेड रिसीवेबल में दिखा देंगे। अमाउंट ऑफ बैलेंस विद बैंक इंक्लूड 18,000 विद अ बैंक विच इज़ नॉट अ शेड्यूल बैंक, तो हम दिखा देंगे बैलेंस विद शेड्यूल बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक। एंड अ डिपॉजिट ऑफ 5 लाख आर फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ, 9 महीने की डिपॉजिट है, इसको अलग से दिखाएंगे क्योंकि कैश एट बैंक में जो करंट एसेट जैसा नहीं बनता, मतलब कैश इक्विवेलेंट जैसा नहीं है, तो दिखाएंगे तो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, लेकिन अलग से दिखाएंगे कि डिपॉजिट है 9 महीने के लिए। अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 2 लाख फ्रॉम अ बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, तो अनसिक्योर्ड लोन में भी दिखाएंगे बैंक से कितना है और रिलेटेड पार्टी से कितना है। डायरेक्टर का होता तो हम अलग से दिखाते डायरेक्टर से कितना है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर्स, करस्पॉन्डिंग फिगर नहीं देना है, जबकि हर साल देने होते हैं, हमने पढ़ा था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 11 एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3। तो देखो इसका मैं आंसर आपको दिखाता हूँ, 3rd क्वेश्चन का ये है। ये तो बन गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देख लो, सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन की जगह क्या होना चाहिए, एज एट होना चाहिए, ठीक है। ये है फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जो कि नहीं है, तो नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। एसेट में 2 नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। अब शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आती है, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आती है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आते हैं। करेंट लायबिलिटी में आता है ट्रेड पेबल आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आती है, ट्रेड पेबल आता है, अदर करेंट लायबिलिटी आती है और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आते हैं। तो यहाँ ट्रेड पेबल है, अदर करेंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, जितने की जरूरत होगी उतना लिखा हमने। नॉन करेंट एसेट में पीपीई में सबसे पहले टेंजिबल एसेट फिर इंटेंजिबल एसेट आता है। करेंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एक गिवन है। अब देखें प्रेजेंटेशन। देखो ये प्रेजेंटेशन के बाद ही ये बनेगा, है ना, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का आप फॉर्मेट बस लिख लें, जब आप ये नोट्स टू अकाउंट बना लें उसके बाद बैलेंस शीट में आप इन्फॉर्मेशन भरेंगे। शेयर कैपिटल में आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल में इशूड सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप 7 लाख इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, 70 लाख हो गए। तो आपको नंबर ऑफ शेयर बताने होते हैं, फेस वैल्यू बतानी होती है, अमाउंट बताना होता है। आउट ऑफ द अबव 4,20,000 शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये बात बतानी होती है। कॉल इन अरियर्स को आप करते हैं माइनस। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व आ गया, सरप्लस में आ गया P&L 7 लाख, माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को हमने राइट ऑफ कर दिया, इतना आ गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होंगे। सिक्योर्ड में टर्म लोन है, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन,
10,50,000 में से 2 लाख तो हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है, तो ये 2 लाख हटा के बचा हुआ 8,50,000 यहाँ लिखा, जो कि सिक्योर्ड है बाय हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट मशीनरी। जो 2 लाख है ये आ जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटी में, ये है 2 लाख करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो लोन इंस्टॉलमेंट रिपेबल विद इन 1 ईयर, तो 2 लाख उठ के यहाँ आ गया। अनसिक्योर्ड में आ जाएगा बैंक का लोन कितना है, रिलेटेड पार्टी से कितना है और अदर कितना है। ये लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हैव बीन रिटर्न ऑफ इन लाइन विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा, टेंजिबल में आएगा लैंड कॉस्ट पे, बिल्डिंग कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये WDV आ गया। प्लांट मशीनरी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन WDV आ गया। फर्नीचर एंड फिटिंग कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड WDV आ गया। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स आ गया, लूज टूल्स होता है वो भी आता है। ट्रेड रिसीवेबल में आएगा डेट आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ और अदर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एट बैंक विद शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक के पास इतना है, अदर बैंक के पास इतना है। ठीक है, कैश इन हैंड इतना है, और अदर बैंक बैलेंस जो कि 9 महीने के लिए डिपॉजिट है। ठीक है, उसको अपन कैश एट बैंक नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको जब चाहे तब नहीं निकाल सकते, इसलिए उसको अदर बैंक बैलेंस बोलते हैं अपन। 5 लाख के आ गया, और ठीक है, बस इस तरीके से क्वेश्चन खत्म हो। अब बाकी क्वेश्चन इसके ही जैसे हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा और डिविडेंड का भी पॉइंट आएगा, है ना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो। और फिर एक लेक्चर में हम मैनेजरियल रेम्युनरेशन की बात करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।